नमस्कार। हरियाणा की राजनीति में कहीं ना कहीं बागी जो हैं वो प्रभावी यहां नजर आ रहे हैं। करीब करीब 3 दर्जन के आसपास दोनों पार्टियों के अगर जिक्र किया जाए बीजेपी और कांग्रेस का, तो दोनों पार्टियों के लगभग लगभग 3 दर्जन बागी उम्मीदवार जो मैदान में आ चुके हैं, वो किसका खेल खराब करेंगे? क्या बीजेपी को उन बागियों से 2-4 होना पड़ेगा या फिर कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? हम इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर पत्रकार कुलदीप शरण जी हैं। शरण साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे देखते हैं ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर करीब करीब 3 दर्जन सीटों पर बागी जो हैं वो क्या प्रभाव डालेंगे? किसकी कुंडली को वो जांचेंगे, किसको नुकसान देंगे, किसके पक्ष में जाएंगे? देखिए कमल जी, जो सीटों की संख्या आपने बताई है वो संख्या साफ तौर पर बताती है कि बागियों की जो संख्या है वो दोनों पार्टियों को इफेक्ट करने का काम करेगी। बीजेपी के लिए सत्ता का बेदखली का कारण बन सकती है और कांग्रेस के लिए वो सत्ता से दूर रहने का कारण बन सकती है, क्योंकि दोनों पार्टियों को देखेंगे लगभग जो है 15-16 करीब बीजेपी के अंदर बड़े बागी हैं और कांग्रेस के अंदर भी 20 से 22 सीटों पर जो है ऐसे चेहरे मैदान में हैं उसका खेल बिगाड़ सकते हैं। बागी हमेशा हर प्लान में हम देखते हैं जब भी चुनाव होता है, लेकिन इस बार की जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ है। क्या लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं जो निर्दलियों की सीटें ज्यादा आ सकती हैं? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हम 3 दर्जन बता रहे हैं, ये 3 दर्जन वो लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। इससे डबल संख्या में ऐसे भी लोग जो पार्टियां छोड़ गए हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं अब की बात जो है सबसे बड़ा खेल जो है वो यही है कि पहली बात है कि चुनाव के जरिए नुकसान, और दूसरी बात यह है कि चुनाव से दूर रहकर जो है पीठ के पीछे से नुकसान, यानी पाला भी बदला गया और चुनाव से दूर भी हो गए लेकिन नुकसान पूरा पहुंचाएंगे। चलिए सीट वाइज थोड़ा सा एक बार नजर मारते हैं। पंचकुला से शुरू करते हैं। पंचकुला में जिस प्रकार से चंद्रमोहन को कांग्रेस ने टिकट दी है, तो वही जो उपेंद्र सिंह अहलूवालिया वहां लगातार मांग कर रही थी कि उसे टिकट मिले कांग्रेस की ओर से। टिकट ना मिलने के बाद वो आजाद के तौर पर वहां अपना उम्मीदवारी जताई है। कैसे उस विरोध को देखते हैं? देखिए उपेंद्र कौर वालिया का एक अच्छा वोट बैंक है, वो मेयर रह चुकी हैं और इनके मैदान में उतरने से पहले चंद्रमोहन की जीत पॉसिबल लग रही थी, लेकिन अब इनके आने के बाद मुझे लगता है चंद्रमोहन फिर से हार जाएंगे और ज्ञानचंद गुप्ता के लिए जीत के आसार बन गए हैं। अंबाला सिटी से मैं देख रहा था जसवीर मल्होर है और हिम्मत सिंह का नाम है, कहीं ना कहीं वो भी कांग्रेस से बागी होकर मैदान में उतरे। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो वहां पर कांग्रेस को लगभग 5,500 वोटों की लीड मिली थी, जो सरप्राइजिंग थी। लेकिन उस लीड के अंदर जो है आपका चाहे जसवीर मल्होर है चाहे हिम्मत सिंह, दोनों का योगदान था। ये दोनों बागी खड़े हो गए हैं, तो अब कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मल सिंह को जीत दर्ज करने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा और एक एक वोट पर मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए कैंट का हमेशा जिक्र रहा है और अनिल विज बीजेपी के अभी उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो उनको टक्कर देने कहीं ना कहीं जो निर्दलीय के तौर पर कांग्रेस की टिकट मांग रही चित्रा सरवारा मैदान में है। कैसे उसकी राजनीति को देखते हैं, उसके सरवाइवल को देखते हैं? देखिए कमल जी, 2019 की कहानी है, वो दोबारा 24 में दोहराई गई है। आपको याद होगा कि 19 में भी चित्रा सरवारा कांग्रेस की टिकट पर मजबूत दावेदार थे जी। अब वो पिछले दिनों आम आदमी पार्टी छोड़कर वो कांग्रेस में आई और इस उम्मीद में आई कि उनको टिकट मिलेगी, उनको टिकट नहीं मिली तो दोबारा से बागी होकर चुनाव लड़ना पड़ा है। और आप देखिए कि वो कितनी मजबूत हैं, उनको काट करने के लिए आज अनिल विज को बयान देना पड़ा है कि मैं सीएम पद का दावेदार हूं, सीएम बन सकता हूं। यानी चित्रा सरवारा ने उनको हार के कगार पर धकेल दिया है और उनसे डर कर ही अनिल विज को आज ये खुद के सीएम की बहुत बड़ा बयान आज मैं देख रहा था। और इससे पहले 10 साल सत्ता में रहे हैं तो तब यानी कि ऐसी एक्टिविटी, ऐसे बयान उनके कभी देखे नहीं थे। हाँ, वही रीजन है कि उनको लगता है कि हार रहे हैं, हार से बचने के लिए खुद की सीएम की दावेदारी पेश करके वो सोचते हैं कि मैं बच जाऊंगा। जो है जगाधरी की बात कर लेते हैं। आदर्श पाल सिंह हैं जो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी की टिकट लेके आए हैं, तो कांग्रेस के अंदर बगावत करके वो आम आदमी के पास पहुंचे, तो वहां की राजनीति कैसे देखते हैं? देखिए यहाँ एक अजीब सी कहानी हुई है। 2019 में आदर्श पाल बीएसपी के प्रत्याशी थे और 45,000 वोट लेकर नंबर 3 पर रहे थे और 1 महीने पहले टिकट की उम्मीद में ही भूपिंदर हुड्डा के जरिए कांग्रेस में गए थे। टिकट घट गई, दोबारा से अब आम आदमी पार्टी में आ गए हैं। आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में गए थे, दोबारा से वो आम आदमी पार्टी में आ गए हैं। तो यहाँ पर उनका जो वोट बैंक है वो देखने की बात है कि बीएसपी वहां मौजूदा तौर पर हमेशा मजबूत रही है। अब उनका असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का कारण भी बन सकते हैं। अगली सीटों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक सवाल बीच में मेरे जहन में था कि क्या नेताओं की अपेक्षाएं ज्यादा हैं या सत्ता सुख या फिर एमएलए बनने की एक लालसा ज्यादा है
अगर ऐसी लालसा है क्या तभी बगावत होती है? देखिए, जो आदमी अपने आप को दावेदार मानेगा, चुनाव लड़ने की उसमें ललक होगी और उसको लगता है कि मेरा अपना वोट बैंक है, तो वही लोग जो है बगावत करते हैं। कई सीटों पर लोग इंतजार करके थक जाते हैं, उनको लगता है कि अगर चुनाव इलेक्शन में नहीं उतरे तो उनका खेल बिगड़ जाएगा, पॉलिटिकल कैरियर खराब हो जाएगा, तो ऐसे लोग मैदान में उतरते हैं। चलिए सिंडोरा की बात करते हैं। बृजपाल छप्पर जी हैं, वो बागी हुए हैं, कैसे देखते हैं वहां की राजनीति? देखिए, बृजपाल छप्पर और उनकी पत्नी जो है पिंकी छप्पर, दोनों ही वहां पर अपनी अहमियत रखते हैं। 2014 में वो एनएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, उनका अपना वोट बैंक है। लेकिन वहां पर क्या था कि सिटिंग गेटिंग में रेणुबाला को टिकट मिल गई कांग्रेस की, तो ये बागी हो गए हैं और बीएसपी के टिकट पर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है बीजेपी के ये फायदेमंद साबित हो सकते हैं। नीलोखेड़ी की बात कर लेते हैं। राजकुमार वाल्मीकि और राजेंद्र भल्ला दोनों ने बगावत की है और वहां की राजनीति में पहले भी निर्दलीय यहाँ से जो उम्मीदवार थे, उसका नाम गोंदर, मिस्टर गोंदर, धर्मपाल गोंदर, हाँ धर्मपाल गोंदर जी, वो मैदान में थे और अब बीजेपी ने उन्हें मौका दे दिया। नहीं, कांग्रेस ने मौका दे दिया, हाँ ज्वाइन की थी पार्टी। देखिए क्या है कि यहाँ पर जो है टोटल मिलाकर जो 36 लोगों ने अप्लाई किया जी, उनमें से किसी को टिकट नहीं मिली। बिल्कुल। और कांग्रेस ने 1 महीने पहले ही शामिल हुए थे, धर्मपाल गोंदर जो है उनको टिकट देने का काम किया। तो दोनों ही, जो राजकुमार वाल्मीकि पहले भी दावेदार थे और राजेंद्र भल्ला 2019 में भी दावेदार थे। अब उनको ये लगा कि बाहरी आदमी आ गया है तो बगावत कर दी है, लेकिन इस सीट के ऊपर जो समीकरण है उसके हिसाब से मुझे लगता है कहीं कि पेच फंस सकते हैं। आपने बताया कि इंडिपेंडेंट पड़ा है, तो ये पेच फंसाने का काम कर सकते हैं। चलिए कलायत का जिक्र करते हैं। कलायत मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं होट होने वाला है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से जो ढुल खाप का फैसला आता है और वहां जिस प्रकार से राजनीति वहां देखता हूं मैं, हिसार से जो एमपी हैं जयप्रकाश, उसके बेटे वहां चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां कैसे देखते हो? क्योंकि उन्होंने नांदल भी वहां विरोध कर चुके हैं। देखिए क्या है कि हम अपने दर्शकों को बता दें, हम जो लिस्ट पढ़ रहे हैं, पहले हम लिस्ट पढ़ रहे हैं कांग्रेस की, उसके बाद हम बीजेपी की लिस्ट पे आएंगे। आपको ये ना लगे कि हम सिर्फ कांग्रेस की लिस्ट पकड़े बैठे हैं। हाँ, ये जो लिस्ट है, पहले हम जो 20 जो मजबूत जो नेता है जो कांग्रेस से बगाव करके आए हैं, हाँ, पहली चर्चा उनकी हो रही है। उसके बाद हम बीजेपी की लिस्ट पे भी आएंगे। और जो कलायत की सीट है उसके ऊपर जो श्वेता ढुल का जो मुद्दा है, वो इस समय प्रदेश में बड़ा गर्म मुद्दा है, क्योंकि जेपी का जो बयान था, मैं भी उसे मानता हूँ अनैतिक था और वो ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। और उसके ऊपर जो ढुलखा आपने पंचायत बुलाई है, वो पंचायत ने अगर जो है कड़ा रुख अपना लिया और महिला आयोग ने जो जयप्रकाश को जो नोटिस भेजा है, दोनों कारणों से यहाँ पर उनके बेटे के लिए कहीं समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आगे बढ़ते हैं। पानीपत सिटी की बात करते हैं तो रोहिता त्रिवेदी जी वहां कहीं ना कहीं बागी होती दिखाई दी थी, तो उसको देखते पानीपत पे कैसा प्रभाव कांग्रेस में रहेगा? देखिए, पानीपत जो है सिटी सीट के ऊपर जो है लोकसभा चुनाव से पहले रोहिता रेवड़ी को इस आश्वासन के साथ कांग्रेस में शामिल किया गया था कि वो टिकट विधानसभा की दी जाएगी। बिल्कुल। लेकिन जब विधानसभा की बारी आई तो पुराने जो खिलाड़ी हैं बुल्ले शाह, उनको टिकट दे दी गई है, तो उनको लगा खेल बिगड़ गया है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देकर वो निर्दलीय मैदान में उतर गई हैं। पानीपत ग्रामीण की बात करते हैं। विजय जैन, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से रुष्ट हुए हैं। विजय जैन भी ऐसे ही नेता थे जो 2 महीने पहले कांग्रेस में शामिल हुए। देखिए, विजय जैन इस टाइम अगर सबसे मजबूत दावेदार मानेंगे तो विजय जैन सभी पार्टियों में नंबर 1 हैं। अगर महिपाल ढांडा को हराने की ताकत किसी में थी तो कांग्रेस की टिकट पर विजय जैन की थी, लेकिन वहां पर बाबरिया की मेहरबानी से सचिन कुंडू को टिकट मिली है और यहाँ पर कांग्रेस ने अपने लिए बड़ा नुकसान किया है। सबसे बड़ा मैं देख रहा था एक टिकट कटने के बाद जो बड़ा एक खेल जो बड़ौदा में हो सकता है, कपूर नरवाल का आज एक काफिला मैं देख रहा था, बड़ा रोड शो भाईचारा देखा मैंने, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कपूर नरवाल भी इंदुराज भालू के कहीं ना कहीं उसको चोट या उसको सेंध लगा सकते हैं। देखिए, जो आज की जो भाईचारा जो रैली थी, उसमें अगर भीड़ के हिसाब से देखें, करंट के हिसाब से देखें और जज्बे के हिसाब से देखें, तो मुझे लगता है कि इस रैली ने जो है भालू के लिए खतरे की घंटी बजा दी है और ये बता दिया कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो है वो कपूर नरवाल उन्हें मजबूत टक्कर देने का काम करेंगे और हो सकता है उन्हें उलटफेर का शिकार भी बना दे। क्योंकि पिछले चुनाव की बाई इलेक्शन की बात की जाए तो वहां भी सबसे प्रमुख दावेदारों में एक थे कपूर नरवाल जी। हाँ, देखिए, आप और हम जो है बड़ौदा के बाई इलेक्शन में वहां पर थे, नॉमिनेशन भर चुके थे, उनके साथ में 15 से 20 हजार वोट भी थे। अगर वो नॉमिनेशन वापस नहीं लेते तो भालू नहीं जीत सकते थे। अब उसके बाद जो जुबान जो हुड्डा साहब ने की थी वो जुबान से फिर गए हैं, तो इसलिए उनको मजबूरी में निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक अच्छा नाम और अच्छी साफ सभी के जो कपूर सिंह नरवाल हैं वो अपना आजाद तौर पर अपनी उम्मीदवारी दर्ज की और अब चुनाव फाइट कर रहे हैं। चलिए अगली सीट हांसी की बात करते हैं। हांसी में सुमन शर्मा और प्रेम सिंह और मनोज राठी तीनों लोग कांग्रेस से बागी हो चुके हैं। देखिए, वहां पर कांग्रेस की एक बड़ी दावेदारी थी, वो दावेदारी में राहुल मक्कड़ की लॉटरी लग गई है। तो ऐसे में जो मजबूत प्रत्याशी थे सुमन शर्मा, मनोज राठी और प्रेम सिंह मलिक ने पिछली बार भी
20,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे, तो मानते थे हमारी नेचुरल दावेदारी है। बिल्कुल। मनोज राठी आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में आए थे टिकट की उम्मीद में। बिल्कुल। अब तीनों लोगों की उम्मीद नहीं टूटी है। और जो ये आपके सुमन शर्मा फैमिली है, वो पिछले 35 साल से जो है नगर परिषद और जिला परिषद चेयरमैन में जो है एक्टिव रहे हैं, तो उनकी दावेदारी बनती थी। लेकिन क्या हुआ कि 3 महीने पहले ही राहुल मक्कड़ कांग्रेस में आते हैं और अब टिकट लेकर जो है इनके ऊपर बैठ जाते हैं, इसलिए बगावत हुई वहां पे। बिल्कुल। उचाना की बात करते हैं, वीरेंद्र गोगड़िया और दिलबाग संदिल वो मैदान में उतरे हैं निर्दलीय तौर पर कांग्रेस से बागी होकर। देखिए क्या कि जो चाणा में है, ये दोनों बड़े चेहरे हैं। जब तक वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में नहीं आए थे, तब तक ये टिकट के नंबर 1 नंबर 2 दावेदार थे। वीरेंद्र सिंह एंट्री होते ही इनका खेल बिगड़ गया है, इसलिए मजबूरी में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा है। लेकिन मुझे लगता नहीं ये ज्यादा कुछ बिगाड़ पाएंगे। चलिए नलवा की बात करते हैं। पूर्व मंत्री संपत सिंह कहीं ना कहीं बागी कांग्रेस से नजर आए, तो वहां अनिल मान है कांग्रेस के, कितना प्रभाव डाल सकते हैं? देखिए संपत सिंह का अपना एक मजबूत वोट बैंक है, वो वोट बैंक कांग्रेस के साथ मिलकर जीत की गारंटी बनता है। जब बागी हो गए हैं तो अनिल मान के लिए चुनाव जितना आसान नहीं होगा, क्योंकि संपत सिंह चाहे खुद ना जीत पाए, लेकिन इतने वोट जरूर ले लेंगे कि अनिल मान के लिए हार का कारण बन सकते हैं। भवानी खेड़ा की बात करते हैं। रामकिशन फौजी और सतबीर रतेरा जो हैं वो बागी हुए हैं कांग्रेस से। और मैं एक जिक्र और करना चाहूंगा, रामकिशन फौजी के समर्थन में और बाहरी टिकट के विरोध में करीब करीब हुडा कोठी पे हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। एक विरोध अपना दर्ज करवाया और कहीं ना कहीं मांग भी थी कि लोकल उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए। तो इतना बड़ा उनके साथ लोगों का इकट्ठ देखने के बाद भी उसकी टिकट कट गई। क्या लगता है कि वहां जो प्रदीप नरवाल को टिकट मिली है, कहीं ना कहीं ऊपर से प्रभाव रहा होगा कांग्रेस? देखो ये पैराशूट के प्रत्याशी हैं प्रदीप नरवाल, उनको टिकट देकर कांग्रेस ने अपनी सीट खराब कर ली है। और प्रदीप नरवाल मुझे लगता है कि नंबर 4 या नंबर 5 पर आएंगे। उनसे आगे दोनों बागी खड़े हो गए हैं कि रामकिशन फौजी जो 3 बार के एमएलए हैं, इसके अलावा सतबीर रतेरा ने बहुत मेहनत की हुई है, तो दोनों के मैदान में आने से अब बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो गया है और कांग्रेस के लिए चौथे नंबर या 5वें नंबर का हालात पैदा हो गया। यानी कि सीट खराब करने वाली बात मान लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। भिवानी की बात करते हैं। अभिजीत लाल सिंह और नीलम अग्रवाल ये भी कहीं ना कहीं रुष्ट हुए हैं और निर्दलीय के तौर पर मैदान में। देखिए क्या है कि वहां पर जो है 27 लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ये जो सीट है ये सीपीआई को दे दी गई है, और इसलिए जो कांग्रेस के नेता थे दोनों ये इसलिए बागी हुए हैं। और यहाँ भी कांग्रेस ने जो है अपने लिए एक सीट खोने का काम किया है। दादरी में अजीत फोगाट का नाम आया, वो कहीं ना कहीं रुष्ट थे और आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। देखिए मनीषा चौहान को टिकट मिलने के बाद अजीत फोगाट इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, उनका अपना वोट बैंक है, पिछले 5 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ साथ मनीषा ने भी तैयारी की थी, लेकिन साथ में और भी जो है 35 कैंडिडेट ऐसे और भी थे जो तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐसे में इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ है। लेकिन बाकी भी जो बाकी दावेदार थे, मुझे लगता है कि वो भी अंदर खाते मनीषा को नुकसान पहुंचाएंगे, तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। अटेली में हिम्मत यादव जी कहीं ना कहीं रुष्ट थे। देखिए अटेली सीट के ऊपर हिम्मत जी ने अपनी लड़ाई जरूर लड़ी है, लेकिन उनका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा। ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, तो इसके नीता यादव टिकट मिली है, तो वहां पर कांग्रेस के लिए वहां पर कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बल्लभगढ़ की बात करते हैं। शारदा राठौर कहीं ना कहीं मजबूत उम्मीदवारी अपनी दर्ज करवा रही थी कांग्रेस में, लेकिन टिकट नहीं मिली। आजाद के तौर पर मैदान में है, एक अच्छा नाम, क्योंकि पूर्व में भी उनका एक्सपीरियंस अच्छा और लोगों से जुड़ी रही थी। क्या लगता है? देखिए शारदा राठौर एक विनिंग कैंडिडेट थी, एक कांग्रेस के एक श्योर एमएलए थी। कांग्रेस ने उनका टिकट काट के अपने लिए एक और सीट खराब करने का काम किया है। बिल्कुल, उनको पराग शर्मा जो टिकट दे गई है, अब वहां पर मूलचंद शर्मा के लिए जीत आसान होगी बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर। तिगांव की बात करते हैं। ललित नागर जी कहीं ना कहीं आजाद के तौर पर खड़े हैं और मजबूत दावेदारी इनकी बनती थी। देखिए इस बार ललित नागर भी जीत के दावेदार थे। वहां से रोहित नागर को जो पैराशूट से टिकट देकर कांग्रेस ने अपनी इस सीट का भी नुकसान किया है। इन जो 20 सीटें हैं, मुझे लगता है 20 में से 12 से 15 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस हार सकती है, और अगर ये हार गई तो कांग्रेस की जो सत्ता दरवाजे पर खड़ी है कि ये ना हो कि जो 20 नाम हमने बताए फिर डगमगाने वाली स्थिति ना पैदा हो सकती है। ये जो 20 सीटों का आंकलन हमने किया और बागी उम्मीदवारों का जिक्र किया, ये कांग्रेस के थे। अभी कुछ सीटें बीजेपी की हैं, जो बीजेपी के नेता बागी हुए हैं, उसका भी जिक्र कर देते हैं। रदौर से शुरू करते हैं। रदौर में जो पूर्व मंत्री रहे हैं करणदेव कंबोज जी, हाल ही में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, तो क्या प्रभाव डालेंगे ये? करणदेव कंबोज का 2 सीटों पर असर पड़ेगा, पहली रादौर की और दूसरे इंद्री की। तो दोनों सीटों पर जो कंबोज वोटर है वो निर्णायक संख्या में है। पिछली बार ये
रादौर से प्रत्याशी थे, तो इसी कारण से इंद्री और रादौर दोनों पर बीजेपी जीती थी। तो अब ये कांग्रेस में चले गए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बीजेपी ये दोनों सीट हार भी सकती है। गनौर की बात करते हैं, देवेंद्र कादियान आजाद उम्मीदवार के तौर पर आए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान। देखिए, देवेंद्र कादियान ने पिछले 8 साल से हरियाणा में सबसे ज्यादा मेहनत की थी और वो पिछले चुनाव में भी दावेदार थे, लेकिन 19 के अंदर क्या हो गया, खट्टर साहब कहने से बैठ गए थे, चुप हो गए थे। इस बार पैराशूट से देवेंद्र कुर्सी को टिकट मिली, तो देवेंद्र कादियान को चुनाव लड़ना पड़ा। और ये मान इसलिए देवेंद्र कादियान जो है सिर्फ खेल नहीं बिगाड़ेंगे, बल्कि इनके साथ भी वही सेंटीमेंट्स हैं जो कपूर नरवाल के लिए बड़ौदा में है, यानी चुनाव बीच में से चुनाव जीतने के जो है उल्ट फिर भी कर सकते हैं। सोनीपत का जिक्र आता है तो राजीव जैन वहां से मैदान में हैं, कहीं ना कहीं पुराना उपाध्यक्ष रहे पार्टी के, और भी तमाम जिम्मेवारी इनके पास रही थी। कविता जैन इसकी जो धर्मपत्नी थी वो मंत्री रही हरियाणा सरकार में, तो पिछली बार भी टिकट कटी। तो कैसे लगता है इस बार? पिछली बार टिकट नहीं कटी, इस बार कटी, पिछली बार हार गए थे। बिल्कुल। तो कहते पार्टी ने यहाँ पर जो अवलोकन किया, सर्वे किया, उस सर्वे में निखिल मैदान जो विनिंग कैंडिडेट थे, तो मुझे लगता है मेरिट के बेस पर टिकट दी गई है। और जो राजीव जैन चुनाव लड़ेंगे तो उसका भी निखिल मैदान के इलेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और बीजेपी इस बगावत के बावजूद सोनीपत सीट जीतने जा रही है। जुलाना में एक बड़ा नाम था, बड़ा अच्छे तरीके से लोगों के अंदर सामाजिक सरोकार करके कुछ काम कर रहा था, सुरेंद्र लाठर। बीजेपी से बड़ी उम्मीद थी, सरकारी नौकरी छोड़ी और कहीं ना कहीं वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, तो आईएनएलडी और बसपा के संयुक्त वो उम्मीदवार वहां से अब बने हैं। इसकी कैसे देखते हैं, कैसे बीजेपी को खामियाजा होगा इस सीट? देखिए, सुरेंद्र लाठर का जो बगावत करना बीजेपी के लिए नुकसानदायक जरूर है, लेकिन वहां पर क्या विनेश फोगाट कांग्रेस की प्रत्याशी आ गई है, बड़ा नाम आ गया, बड़ा नाम आ गया है। इसलिए सुरेंद्र लाठर की बगावत का बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी पहले से वहां हार रही है, इनको टिकट देती तो भी हारनी थी। तो अगर विनेश फोगाट ना आती तो कहीं ना कहीं इससे मजबूत माना जा सकता था, सर ये बराबर की फाइट दे सकते थे, लेकिन विनेश के कारण ये फिलहाल जो है ये बैकग्राउंड में चले गए हैं। सफेदों का जिक्र करते हैं, बच्चन सिंह आर्या कहीं ना कहीं निर्दलीय के तौर पे आए हैं और बड़ी उम्मीद, और पुराने ये वहां के राजनेता हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, बच्चन सिंह आर्या यहाँ से विधायक बन चुके हैं, 2019 में सिर्फ 5000 वोट से चुनाव हारे थे, और अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वहां से 5000 की लीड मिली थी, तो बच्चन सिंह आर्या के जरिए बीजेपी सीट जीत सकती थी पक्की, लेकिन वहां पर राम कुमार गौतम को टिकट देकर बीजेपी ने अपनी जीती जिताई सीट को खराब करने का काम किया है। महम का जिक्र आता है तो शमशेर खरकड़ा ने अपनी जो पत्नी है राधा अहरावत को मैदान में उतारा है, कैसे देखते हैं? देखिए, शमशेर खरकड़ा महम के सबसे मजबूत बीजेपी नेता हैं, बेशक वो पिछले 3 चुनाव हारे हैं, लेकिन वहां बीजेपी के पास उनसे मजबूत कोई चेहरा नहीं था, तो यहाँ पर बीजेपी ने दीपक हुड्डा खिलाड़ी को टिकट दी है। लेकिन शमशेर खरकड़ा और राधा अहलावत वो ट्रायंगल फाइट में खड़े रहते, अब दीपक हुड्डा के लिए जमानत बचाने की लड़ाई हो गई है, अब ये इंडिपेंडेंट इनके लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। चलिए, हिसार का जिक्र करते हैं। बेटा बीजेपी का स्टार प्रचारक है और माता जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने लगी हैं, सवित्री जिंदल का जिक्र हो रहा है, और इसके साथ साथ गौतम सरदाना, तरुण जैन, ये नाम भी हैं जो बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज थे, टिकट नहीं मिली। तो कैसे देखते हैं सवित्री जिंदल को और दूसरे जो बागी हैं? देखिए, बीजेपी की जो हरियाणा में सबसे ज्यादा जो बगावत हुई है किसी सीट पर, तो वो हिसार सीट है, क्योंकि जो 3 बड़े चेहरे सवित्री जिंदल हैवीवेट हैं, गौतम सरदाना मेयर हैं और तरुण जैन है वो उपाध्यक्ष थे, तीनों अपना वोट बैंक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए नंबर 4 की लड़ाई पर बीजेपी आ गई है। बीजेपी ने यहाँ पर भी सवित्री जिंदल के या गौतम सरदाना के बजाय वो टिकट देकर जो है अपने लिए एक जीती हुई सीट को हारने का काम किया है। चलिए, बरवाला की बात करते हैं। छत्रपाल सिंह बागी हुए हैं, इसकी कितना प्रभाव बीजेपी को देखने को? देखिए, छत्रपाल सिंह एक गए जमाने के नेता है, 1991 में जो है देवलाल को हराया था, उसकी कमाई अब भी खा रहे हैं, तो उनके बीजेपी को छोड़ के जाने मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा असर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी टीवी पर कुछ कर पाएंगे, ये कुछ शक नजर आता है इसमें। तो शाम की बात की जाए तो शशि परमार। देखिए, शशि परमार की बगावत जो है वो बीजेपी के लिए नुकसान की बजाय फायदे की चीज है। आप पूछेंगे फायदा कैसे है, कि शशि परमार को टिकट मिलने से या बागी लड़ने से जो है वो जो किरण चौधरी का जो खिलाफत का वोट बैंक था, वो वोट बैंक जो है वो कांग्रेस साइड में नहीं जाएगा, और अब बीजेपी सुल्ती चौधरी जो है आराम से चुनाव जीत जाएंगे। बाडरा का जिक्र आता है तो सुखविंदर मांडी जो है वो कहीं ना कहीं नाराज यहाँ दिखे, कैसे उसकी नाराजगी देखते हैं? देखिए, सुखविंदर मांडी 2014 के एमएलए थे, इस बार टिकट पे दावेदार भी थे, पिछला चुनाव हार गए थे, तो पार्टी को लगा कि इस बार ये जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उम्मीद पातिवास पर जो दाव लगाने का काम जिया है। लेकिन निश्चित तौर के ऊपर जिनका अपना वोट बैंक है, 3-4 हजार वोट है, वो बीजेपी को उसका नुकसान होगा। अटेली की जिक्र करते हैं। संतोष यादव बड़ा नाम है, कैसे देखते हैं?
देखिए संतोष यादव बीजेपी के टिकट पर विनिंग कैंडिडेट थी, लेकिन क्या है कि पार्टी के पास आरती राव के तौर पर उससे भी मजबूत चेहरा आ गया है, इसलिए मजबूरी के तौर पर जो है टिकट काटनी पड़ी। और ये बीजेपी को नुकसान तो जरूर पहुंचाएंगी, लेकिन आरती राव इंद्रजीत की बेटी है, तो इसलिए नुकसान ये फील नहीं होगा, तो चुनाव वहां पर बीजेपी जीत जाएगी। हरिवाड़ी में सतीश यादव का जिक्र होता है तो वो भी कहीं ना कहीं नाराज दिखे बीजेपी से। देखिए वहां पर क्या है कि वहां पर राव इंद्रजीत के समर्थक और विरोधी दो पार्ट में बीजेपी बटी हुई है। 2019 में बीजेपी वहां पर 1200 वोटों से चुनाव हारी थी, और तब हारी थी जब बीजेपी के एक कैंडिडेट ने 45,000 वोट लिए थे और दूसरे रणधीर कापड़ीवास ने उन्होंने जो है 37,000 वोट लिए थे, यानी कुल मिलाकर जो है वोट पड़े 82,000। लेकिन बीजेपी फिर भी हार गई, तो दो टुकड़े में बट गई थी। वही हालात अब है। अब सतीश यादव आम आदमी पार्टी में चले गए और वो ट्रायंगल फाइट देंगे, तो ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की अगर कहीं एक सीट आ जाए तो रेवाड़ी की सीट हो सकती है। गुरुग्राम के जिक्र करते हैं तो नवीन गोयल कहीं ना कहीं नाराज दिखे बीजेपी से, उनका कितना प्रभाव रहा? देखिए नवीन गोयल ने गुड़गांव की सीट के ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन बीजेपी ने उनकी मेहनत को इग्नोर करके वहां पर जो है मुकेश पहलवान को टिकट देने का काम किया, तो बीजेपी ने अपनी सीटी हुई इस जीत को भी हारने का काम किया है। नवीन गोयल इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर भी वहां न केवल मुकाबले में है, बल्कि वो चुनाव जीतने का मादा भी रखते हैं। यानी बीजेपी ने भी जो लिस्ट है, इस लिस्ट में कम से कम 10 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी हार सकती है, और उनको टिकट देती इन कैंडिडेटों को तो बीजेपी वहां जीत सकती थी। यानी तीसरी बार जो सत्ता की हैट्रिक है, बीजेपी की अपनी गलती के कारण जो है इन 14-15 सीटों के कारण जो है वो सत्ता से बेदखल भी हो सकती है। ये जो सीटों का जिक्र हुआ, ये बीजेपी के वो चेहरे थे जो कहीं ना कहीं अपना दावा रख रहे थे कि उन्हें टिकट मिले, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली, तो बगावती सुर इनमें से देखने को मिले। उस पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब जो चर्चा है, अभी क्लोजिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा बनती है कि क्या ये बागी जो हैं कितना मान लो असर डालेंगे, क्योंकि अभी जो सिनेरियो चल रहा था पीछे की कांग्रेस की एक हवा है, लेकिन उधर चल रहा था कि बीजेपी चाहती है कि हम तीसरी बार सत्ता में आएंगे। तो लेकिन जो ये बागी हैं, क्या वास्तव में किसी को बहुमत लेने देंगे, या फिर कोई ऐसा एंगल बनेगा कि ट्रायंगल एंगल बन जाए कि मान लो किसी को बहुमत ना मिले? तो ऐसे भी सुर लग रहे हैं। देखिए कमल, अगर हमने दोनों लिस्टों को हमने देखा है, दोनों लिस्टों में वजनदार चेहरे हैं। बिल्कुल, इनमें से 5-7 चेहरे जीत भी सकते हैं। अगर नहीं जीतेंगे तो 35 सीटों पर समीकरण बिगड़ने का काम जरूर करेंगे। यानी ये जो 35 चेहरे हैं, जो 35 सीटें हैं, ये सीटें कहीं ना कहीं हंग असेंबली का कारण भी बन सकती हैं। या ये हो सकता है जिन सीटों पर बीजेपी जीत रही जो हार जाए, और जिन सीटों पर कांग्रेस जीता हुआ मान रही थी वहां पे हार जाए। यानी खिचड़ी भी इन चेहरों के कारण बन सकती है। बड़े चेहरे हैं, बड़ा नाम इन चेहरों के अंदर है, और अपने अपने ग्राउंड पे इन लोगों ने मेहनत की है। तो निश्चित तौर पर आप हमारे साथ बने रहें और कमेंट करके बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। तो बहुत शुक्रिया कुलदीप जी आपका, और चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।